दोस्तों 1.8 करोड़ पॉपुलेशन के साथ इंडिया के पास दुनिया की लार्जेस्ट डायस्पोरा है। डायस्पोरा के बियॉन्ड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक रिपोर्ट की माने तो आज दुनिया में लगभग 1.8 करोड़ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स भी हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स वो फॉरेन सिटीजन्स होते हैं जिनके एंसेस्टर्स इंडिया से थे। UNDESA की इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि इंडियन ओरिजिन के लोग और नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स लगभग दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं। साउथ ईस्ट एशिया हो या सेंट्रल और वेस्ट एशिया, अफ्रीका हो या कैरेबियन, नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका, इंडियन ओरिजिन के लोग आज आपको हर जगह मिल जाएंगे। इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो UAE में आज 35 लाख, US में 27 लाख और सऊदी में लगभग 25 लाख भारतीय ओरिजिन के लोग हैं। इनके अलावा इंडियन माइग्रेंट्स चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, ओमन, कतर और यूनाइटेड किंगडम में भी हैं। खैर, ग्लोबलाइजेशन के दौर में माइग्रेशन तो एक आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट रिलीजन हिंदुइज्म आज गयाना और सुरीनेम जैसे साउथ अमेरिकन देशों में भी काफी इन्फ्लुएंशियल है। आज गयाना में लगभग 1.85 लाख और सुरीनेम में लगभग 1.2 लाख हिंदूज हैं। यहाँ तक कि गयाना और सुरीनेम में तो हिंदूज सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप हैं और वहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो मेजोरिटी में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इंडियन ओरिजिन के लोग साउथ ईस्ट एशिया से लेकर पैसिफिक में भी हैं। फिजी में तो एक दौर में इंडो फिजियंस मेजोरिटी में थे और वहाँ की पॉलिटिक्स में वो सब्सटेंशियल पावर एंजॉय करते थे। महेंद्र चौधरी तो फिजी के PM भी रह चुके हैं। सेंट्रल एशिया में भी आज कई इंडियन ओरिजिन के लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये भारतीय जो सदियों से सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन, पैसिफिक और साउथ अमेरिकन देशों में रह रहे हैं, उनकी कहानी क्या है? आखिर कैसे एक भारतीय हजारों किलोमीटर दूर इन देशों में पहुंचे और कब? हम आपको बता दें कि माइग्रेशन की स्पीड ग्लोबलाइजेशन के साथ काफी रैपिडली इंक्रीज हुई है, लेकिन माइग्रेशन कोई नया फिनोमेनन नहीं है। ह्यूमन बींग्स कई कारणों के चलते हमेशा से माइग्रेट करते रहे। माइग्रेशन के लार्जली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक को पुश और दूसरे को पुल फैक्टर्स कहा जाता है। पुल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो माइग्रेंट को उनकी डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेशन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और पुश फैक्टर्स वो जो माइग्रेंट्स को उनके ओरिजिन से रिपेल या पुश करते हैं। एक तरफ गरीबी, पॉवर्टी, एथनिक वायलेंस, परसिक्यूशन एक्सेट्रा पुश फैक्टर्स हैं, वहीं डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेशन में बेटर वर्क कंडीशंस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, बेटर सिक्योरिटी एक्सेट्रा पुल फैक्टर्स में आते हैं। आज अमेरिका शायद दुनिया भर के स्किल्ड वर्कर्स का मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, जिसके मेनली 2 फैक्टर्स हैं। एक तो वहां पर स्किल्ड वर्कर्स के लिए कई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और दूसरा वहां का बेटर वर्किंग और लिविंग कंडीशन, हेल्थ और एजुकेशन जैसे फैक्टर्स एस्पायरिंग मिडिल क्लासेस को अट्रैक्ट करते हैं। ये पुश और पुल फैक्टर्स हमेशा से एग्जिस्टेंस में थे, जिनके चलते ही लोग इंडिया से माइग्रेट होते रहे और कई तरह के लोग इंडिया में बाहर से भी आते रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में चलिए शुरुआत करते हैं इंडियंस के एज ओल्ड माइग्रेशन और उसके इवोल्यूशन की। दोस्तों, इंडिया के इमिग्रेंट्स की बात करें तो इसमें लार्जली 2 तरह के लोग थे। एक तो वो ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स थे, तो दूसरे वो जो गरीब और इम्पोवरिश्ड थे। सबसे पहले बात करते हैं एफ्लुएंट ग्रुप्स की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। एफ्लुएंट ग्रुप्स के माइग्रेशन का शायद सबसे पहला एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। इंडस वैली के कई लोग बैक्ट्रिया मैर्गियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स या BMAC सभ्यता की ओर माइग्रेट हुए। इस सिविलाइजेशन को ऑक्सस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो करेंट डे सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। ये पॉपुलेशन लार्जली ट्रेडिंग कम्युनिटी थी और इनके एविडेंसेस हमें वहां मिले इंडस वैली सील से मिलते हैं। लेकिन सेंट्रल एशिया में जो मॉडर्न इंडियन मर्चेंट डायस्पोरा है, उसका इतिहास मिड 16th सेंचुरी में शुरू हुआ था और अगले 4 सेंचुरीज तक चलता रहा। 1610 में वोल्गा नदी के किनारे रशिया के अस्त्रखन में सबसे पहले इंडियन मर्चेंट कॉलोनी स्टैब्लिश्ड हुआ। 18th सेंचुरी में रशियन क्रॉनिकल्स मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हिंदू ट्रेडर्स के सेटलमेंट की बात भी करते हैं। खैर, कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सरमरकांडी और बुखारन ट्रेडर्स कांधार में रह रहे हिंदू मर्चेंट्स के साथ इंडिगो ट्रेड करते थे। एल्फिनस्टोन बताते हैं कि 1815 में कांधार में टॉलेस्ट हाउसेस हिंदूज ही ओन करते थे और लम्सडन लगभग 350 हिंदू ओन स्टोर्स की बात भी करते हैं। कांधार में फाइनेंस, प्रीशियस मेटल्स और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में ट्रेड सिख
और हिंदूज द्वारा डोमिनेटेड था। अफगानिस्तान के तिमूर शाह दुर्रानी के कोर्ट में एक हिंदू ऑफिसर के होने की भी रिकॉर्ड्स हैं। काबुल में भी पेशावर के हिंदूज 1783 तक पहुंच चुके थे और वहां उनका मेन काम मनी लेंडिंग का था। 1876 के एक सर्वे के हिसाब से काबुल और हेरात में कई हिंदूज, अर्मेनियंस और ज्यूज के साथ रहते थे। 1886 में सिंधी शिकारपुरी हिंदूज बाल्क में भी पाए गए। उनकी लैंग्वेज सिंधी और पंजाबी हुआ करती थी। इसकी वजह से आपको अफगान सिटीज में कई हिंदू और सिख वर्शिप प्लेसेस भी मिल जाएंगे। हालांकि इनमें से कई वहां राइजिंग एक्सट्रीमिज्म के चलते डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। सेंट्रल एशिया में पेशावरी और शिकारपुरी इंडियन ट्रेडर्स ग्रेन और फरगाना कॉटन में इन्वेस्टमेंट करते थे। मनी लेंडिंग उनका प्राइम ऑक्यूपेशन था। ज्यूज, हिंदूज, बलूच, पर्शियंस और अरब साथ में समरकंद में रहते थे। समरकंद हमेशा से सिल्क रूट से प्रॉक्सिमिटी के चलते एक इम्पॉर्टेंट और प्रॉस्परस सिटी था और इसलिए यहाँ की प्रॉस्पेरिटी इंडियंस के लिए एक पुल फैक्टर थी। इसलिए हिंदू ट्रेडर्स और बैंकर्स यहाँ माइग्रेट करते थे। इसके अलावा ब्रिटिश इंडिया के हिंदू मनी लेंडर्स और मर्चेंट्स चाइना के शिनजियांग में भी थे, जिसकी जानकारी ब्रिटिश काउंसिल जनरल देते हैं। इस रीजन में काशगरी गैंग्स ऑपरेट करती थीं, जो रशियन रेफ्यूजीज, मिशनरीज, हिंदू बैकग्राउंड के ब्रिटिश इंडियन मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स को टारगेट करते थे। वो ब्रिटेन के कॉन्सुलेट जनरल को इन अटैक से बचाने के लिए एक शेल्टर की तरह इस्तेमाल भी करते थे। 19th और 20th सेंचुरी में इस रीजन में इंडियंस और ब्रिटिशर्स पर अटैक के रिकॉर्ड्स भी हैं। यहाँ के हिंदूज लार्जली सिंध के शिकारपुर से आते थे। इसके अलावा वेस्ट एशिया के पर्शिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुल्तान, शिकारपुर और मावार के हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों सफाविद डायनेस्टी के अंडर मर्चेंट्स और बैंकर का काम करते थे। हमदान के हिंदू मर्चेंट्स को ओटोमन्स ने परसिक्यूट भी किया था, जिसके चलते यहाँ इंडियन मर्चेंट कम्युनिटी का डिक्लाइन हुआ। फ्रेंच ट्रैवलर जीन दे थेवेनॉट कहते हैं कि ईरान में हिंदू ट्रेडर्स तब ज्यूज और अर्मेनियन पॉपुलेशन के साथ रहते थे। इसके अलावा सिख ट्रेडर्स भी पर्शिया के काजर और जान डायनेस्टीज में रहते थे। लेकिन आज इस रीजन में इंडियन पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ब्रिटिश टाइम्स में भी कई इंडियन मर्चेंट्स अरेबियन पेनिनसुला की तरफ माइग्रेट हुए। इनमें मोस्टली एफ्लुएंट गुजराती और सिंधी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, जो एडन, ओमान, बहरीन, दुबई, साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में सेटल हुए। ये वो कंट्रीज थे जहां ब्रिटिशर्स का रूल था। इंडियन रुपी इनमें से कई कंट्रीज में लीगल करेंसी भी था। सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के बियॉन्ड साउथ ईस्ट एशिया भी इंडियन इमिग्रेशन का एक मेजर सेंटर रहा। कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस रीजन में फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन शायद तब हुआ जब एम्परर अशोका ने कलिंगा को इन्वेड किया और जब समुद्रगुप्त ने साउथ की तरफ अपना एक्सपीडिशन लॉन्च किया। इंडियंस के इस माइग्रेशन के चलते साउथ ईस्ट एशिया में हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा और यहाँ कई इंडियनाइज्ड किंगडम्स इमर्ज हुए। चोला रूलर्स ने 10th सेंचुरी में सुमात्रा और मलय पेनिनसुला को कनकर किया, जिसने इंडियंस के माइग्रेशन को और ज्यादा पुश किया। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन था, जिसके थ्रू चाइनीज और अरब्स ट्रेड करते थे। इस रीजन में तमिल मर्चेंट्स की कम्युनिटीज चोला एम्पायर के पहले से एग्जिस्ट करती थीं। इन कम्युनिटीज का चोला एम्पायर पर इन्फ्लुएंस भी काफी स्ट्रांग था और कुछ थ्योरीज तो ये तक कहती हैं कि राजेंद्र चोला के साउथ ईस्ट एशियन एक्सपीडिशन के पीछे इस तमिल गिल्ड का ही हाथ था। इस कम्युनिटी को मलय पेनिनसुला और सुमात्रा के हॉस्टाइल किंगडम के चलते कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे और उनका बिजनेस इंटरेस्ट दांव पर था। इसीलिए उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को यूज कर राजेंद्र चोला को श्री विजय एम्पायर को अटैक करने के लिए तैयार किया। दोस्तों, ट्रेडर्स और प्रॉस्परस कम्युनिटीज के अलावा इतिहास में कई गरीब इंडियंस का भी माइग्रेशन हुआ। ये गरीब इंडियंस इंडेंट्योर्ड लेबरर्स के नाम से जाने गए। यही वो पॉपुलेशन है जो आज पैसिफिक, साउथ अमेरिका, कैरेबियन और अफ्रीकन देशों में पाई जाती है। इंडियन इंडेंट्योर्ड सिस्टम कॉलोनियलिज्म के दौर में एक ऐसा सिस्टम था जिसके तहत लगभग 10 लाख से ज्यादा इंडियंस को दुनिया भर के यूरोपियन कॉलोनीज में भेजा गया। ये इंडेंट्योर्ड सिस्टम तब एक्सपैंड हुआ जब 1833 में ब्रिटिश एम्पायर, 1844 में फ्रेंच एम्पायर और 1863 में डच एम्पायर में स्लेव ट्रेड का एबॉलिशन हुआ। कॉलोनीज में रिसेंटली फ्रीड स्लेव्स ने कम वेजेस पर काम करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते प्लांटर्स इंडेंट्योर्ड लेबर्स चाहते थे। इंडेंट्योर्ड सिस्टम ऑन पेपर तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है,
जिसे ट्रेडिशनल सेंस में स्लेवरी नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस में वो काम करते थे उसके चलते उनकी कंडीशंस स्लेव से कम नहीं थी। कॉलोनाइजर्स इस सिस्टम को अनएजुकेटेड लेबरर्स के लैक ऑफ अवेयरनेस से एक्सप्लॉइट करते थे। खैर 18 जनवरी 1826 को फ्रेंच कंट्रोल्ड रियूनियन आइलैंड ने शायद सबसे पहले इंडियन इंडेंट्योर्ड लेबरर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश किए। इस एग्रीमेंट को गिरमिट कहते हैं। इंडियन इंडेंट्योर्ड लेबरर्स का सबसे पहला रिकॉर्डेड ट्रांसपोर्टेशन पौंडीचेरी और कराईकल से हुआ था। फ्रेंच के अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1837 में इंडेंट्योर्ड लेबरर्स से रिलेटेड रेगुलेशंस को स्टैब्लिश किया, जिसे उन्होंने कलकत्ता से लेकर मद्रास तक एक्सपैंड किया। इतिहासकार कहते हैं कि इंडियन इंडेंट्योर्ड सिस्टम को इनिशियली कॉलोनीज के शुगर प्लांटर्स ने पुश किया था, जिन्हें चीप लेबरर्स की जरूरत थी, लेकिन बाद में बाकी के प्लांटेशंस में भी इन लेबरर्स को रिक्रूट किया गया। इस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को ब्रिटिश इंडिया में 1917 में बैन कर दिया गया, जिसके पीछे कई कारण थे। इनमें इंडियन नेशनलिस्ट द्वारा क्रिएटेड प्रेशर और कॉलोनीज में प्लांटेशंस में डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंक्लूडेड है। खैर इस सिस्टम ने कैरेबियन, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, रियूनियन आइलैंड, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार और फिजी में एक सब्सटेंशियल इंडियन डायस्पोरा को जन्म दिया, जो वहां सदियों से रहते आ रहा है। कई मिक्स्ड रेशियल कम्युनिटीज के लोग जैसे इंडो कैरेबियन, इंडो अफ्रीकन, इंडो फिजियन, इंडो मलेशियन और इंडो सिंगापुरियन पॉपुलेशंस इसी सिस्टम का नतीजा हैं। पोर्ट कैलकाटा से व्हिटबी नाम की शिप 1838 में सेल कर चुकी थी, जिसने सबसे पहले गुआना में इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया। 16 नवंबर 1844 को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने जमाइका, त्रिनिडाद और गुआना के लिए इंडियन लेबरर्स के एक्सपोर्ट को लीगलाइज किया। त्रिनिडाद में तो कई लेबरर्स को प्लांटेशंस में स्टेक्स भी दिए गए ताकि उन्हें परमानेंटली वहां सेटल होने के लिए इंसेंटिवाइज किया जा सके, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। 1851 के बाद कई मॉनेटरी इंसेंटिव्स के तहत भी इंडेंट्योर्ड लेबरर्स को इन सेटलमेंट्स में स्टे बैक करने के लिए प्रमोट किया गया। ब्रिटिशर्स के अलावा कई और यूरोपियन पावर्स ने इंडेंट्योर्ड लेबरर्स के लिए एजेंट्स रखना शुरू किए, जो उन्हें मैन पावर रिक्रूट करके देते थे, और इस तरह से इंडियंस उन कॉलोनीज में भी गए जहां ब्रिटिश रूल नहीं करते थे। 1856 तक इस तरह से फ्रेंच रियूनियन आइलैंड में इंडेंट्योर्ड लेबरर्स की संख्या लगभग 40,000 पहुंच गई थी। 1860 में ब्रिटिशर्स ने फ्रांस को लेबर एक्सपोर्ट करने के लिए लीगली अलाउ किया, और इसके बाद इंडियन पॉपुलेशन रियूनियन के अलावा साउथ अमेरिका के फ्रेंच गुआना तक भी पहुंची। डच के साथ एक एग्रीमेंट के चलते इंडियन लेबरर्स को डच कंट्रोल्ड सुरीनेम में भी एक्सपोर्ट किया गया, जहां आज वो एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है। डेटा की बात करें तो 1842 से 1870 के बीच लगभग 5 लाख इंडियंस एक्सपोर्ट किए गए। इनमें से लगभग 3.5 लाख मॉरिशस, 76,000 डेमेरारा, 42,000 ट्रिनिडाद, 15,000 जमाइका, 6,000 साउथ अफ्रीका और लगभग 16,000 बाकी के फ्रेंच कॉलोनीज में भेजे गए। इनके अलावा कई लेबरर्स केन्या, सोमालिया, तंजानिया, मलेशिया, फिजी इत्यादि में भी भेजे गए। खैर जो इंडेंट्योर्ड इंडियंस इन देशों में रह गए, उन्होंने अपने साथ अपना कल्चर और रिलीजन भी इन देशों में स्प्रेड किया, वो चाहे हिंदुइज्म हो, इंडियन वर्जन ऑफ इस्लाम हो या फिर बुद्धिज्म या जैनिज्म हो। हिंदुइज्म का एग्जाम्पल दें तो इन माइग्रेशन के चलते आज इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर गुआना में भी आपको कई हिंदू टेम्पल्स मिल जाएंगे। गुआना सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बाकी देशों में भी इंडियन कल्चर के स्मॉल और बिग पॉकेट्स देखे जा सकते हैं। खैर गुआना के कुछ हिंदू टेम्पल्स में तैन हिंदू मंदिर, सेंट्रल वैदिक मंदिर, श्री महाकाली देवी टेम्पल एक्सेट्रा आते हैं। इसके अलावा कैरेबियन देश वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम में तो आपको कई इंडियन ओरिजिन के क्रिकेटर्स भी मिल जाएंगे। इनमें से दिनेश रामदीन, राम नरेश सरवन और शिव नारायण चंद्रपॉल कुछ फेमस नाम हैं। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो शायद साउथ ईस्ट एशिया में ही रहा, जिसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कंबोडिया का अंगकोर वत टेम्पल है। इसके अलावा इंडियंस ने यहाँ के लोकल कल्चर के साथ मिक्सअप होकर खुद का यूनिक कल्चर भी क्रिएट किया। आज आपको इंडोनेशिया के बाली में एक बड़ी हिंदू कम्युनिटी मिलेगी। रामायण और महाभारत की कहानियां भी यहाँ काफी फेमस हुई, जिनके कई लोकल वर्जन्स यहाँ मिलते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ आपको कई जगहों में रामलीला के परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। इन सब के अलावा इंडिया के इस एज ओल्ड माइग्रेशन के चलते इनमें से कई देशों में तो इंडियंस प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स भी हैं।
इसमें फिजी का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा क्रूशल है, जहाँ के कई टॉप पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स भी इंडियन ओरिजिन के रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस एज ओल्ड माइग्रेशन की जिसके चलते इंडियंस और इंडियन कल्चर आज दुनिया के हर कोने में आपको मिल जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।